क्योंकि जिस तरीके का वेंडेटा पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी शुरू की, फिर से जिस तरीके से सोनिया गांधी जी पे और राहुल गांधी जी पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी पार्टी की छवि खराब करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, फैमिली को डिस्क्रेडिट करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहे हैं, काफ़ी पार्टी वर्कर्स लगे हुए हैं, बहुत आक्रोश है, गुस्सा है पार्टी वर्कर्स में, और उन तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग को सीनियर लीडरशिप वहाँ पे रहना चाहिए। आप तमाम लोगों को पता है कि इशू नया नहीं है, पुराना इशू है। 7-8 साल से इस इशू को लेके वो टाइम टू टाइम सताना, हरास करना, टॉर्चर करना ये कोशिश कर रहे हैं। ये एक पहला इशू मुझे लगता है कि 75 साल की हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में करीब 80 साल होने आ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसा इशू है जिसमें ना तो मनी लॉन्डर्ड हुआ है, ना पैसा किसी को दिया गया है, ना पैसा बैंक से निकाला गया है, ना प्रॉपर्टी किसी को दी गई है, ना प्रॉपर्टी कहीं से ट्रांसफर भी है, ना कोई मनी ट्रेल है। बिना मनी ट्रेल के पहली बार ऐसा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि किसी ने पैसे ले लिया। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ तक के सैलरीज तक ये लोग नहीं ले रहे, सैलरीज नहीं ले रहे, मीटिंग में जो बैठते हैं सिटिंग फीस होती है वो सिटिंग फीस नहीं ले रहे, कहीं पैसा कहीं से कहीं ट्रांसफर होते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा कैश करते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा एक जगह से लेके कहीं और दूसरी जगह दिया गया है वो भी नहीं दिखाई देता। ये पहला एक अनोखा केस है, पता नहीं ये कैसा ऐसा केस बन सकता है जिसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो, मनी लॉन्ड्रिंग केस हो रहा है। ये एकदम साफ है। जिस तरीके के तीखे सवाल इन लोगों को पूछे गए थे पिछले सेशन में, पिछले 2 सेशन से जिस तरह से अपोजिशन लगातार इनके ऊपर हावी हुई थी, जो इनके शॉर्टकमिंग से ये नाकामयाब हैं, जिस तरह से एक्सपोज करने की कोशिश की, वक्त बिल में भी जिस तरह से ये बैकफुट पे थे, इन तमाम चीजों को लेकर उनको लगा है कि अटेंशन, देश का अटेंशन डाइवर्ट करना चाहिए। जो मूल क्वेश्चन देश के सामने आए हैं, बेरोजगारी, गरीबी, एमएसएमई सेक्टर में एमएसएमई सेक्टर को जो खत्म किया जा रहा है, जो रुपया लगातार गिरते जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, पाउंड के मुकाबले में जो लगातार गिरते जा रहा है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स कंप्लीटली जो मेसअप किए हैं, जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, जो लगातार सामान्य पदार्थों के जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल दाम के लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, इन तमाम सवालों से, चाइनीज एग्रेशन एक तरफ है, इन तमाम सवालों के लेके, इन तमाम इश्यूज के लेके जो सवाल हम खड़ा कर रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने फिर से वेंडेटा पॉलिटिक्स शुरू की है। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से भाजपा की सरकार में बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है अंग्रेज के जमाने में अंग्रेजों को देख के कभी नहीं रही, उनके खिलाफ खड़ी रही। उनके खिलाफ जो लोग अंग्रेजों का रोल आज अदा कर रहे हैं, जो देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं, और गांधी तो डरेंगे ही नहीं। राहुल गांधी जी को जितना उन्होंने तंग करने की कोशिश की, टॉर्चर करने की कोशिश की, हरास करने की कोशिश की, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से वो रोड़े डालने की कोशिश की, उसको जगह जगह में उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, उनके खिलाफ केसेस करने की कोशिश की, देश के कोने कोने में उनके खिलाफ केसेस, उनके स्टेटमेंट्स को लेकर केसेस वगैरह डालने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी जी डरेंगे भी नहीं, पीछे हटेंगे भी नहीं, लड़ते रहेंगे। जो एक हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के जो सेनानी थे, जो लीडर थे, जो रहनुमाए थे, जो एक विजन था उनका, जो एक ख्वाब उन्होंने देखा था, उसको रियलाइज करने के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लड़ते रहेगी, डटे रहेगी और डरेगी नहीं। ये आप दूसरी बात जो है, आपको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। सुप्रीम कोर्ट में जो तुषार मेहता जी थे, जो सरकार की तरफ से जो खड़े हुए थे, वक्फ अमेंडमेंट वाला जो बड़ा मामला देश में चल रहा है, जो एक झूठ के बुनियाद के पास, ये भी पहली बार ऐसा हो रहा। पहले झूठ बोला गया, मिस इन्फॉर्मेशन पूरे देश भर में फैलाया गया, पूरा उनका इको सिस्टम, पूरा मोदी मीडिया उनका लग गया था कि वक्त के खिलाफ बोलो इतना बोलो कि आम आदमी भी मानने लगे। लेकिन जब जेपीसी में, मैं भी जेपीसी का मेंबर रहा हूँ कांग्रेस की तरफ से, जेपीसी में जब हम लोगों ने इनसे सवाल करने लगे, जब इनको लॉजिक पूछने लगे, जब इनसे डेटा मांगने लगे, तो बिल्कुल इनके पास कोई जवाब नहीं था। और बुलडोज करके जेपीसी में, आज जो किरण रिजिजू जी का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे 90% जेपीसी के रिकमेंडेशंस को अकोमोडेट किया गया है।
मैं बोलना चाहता हूँ वहाँ सिर्फ जो भाजपा के जो एमपी थे उनके रिकमेंडेशन, उनके जो बातचीत थी उसको शायद अकोमोडेट किए होंगे। पूरे जेपीसी के रिकमेंडेशन, पूरे जेपीसी की जो सोच थी, सजेशंस थे या अमेंडमेंट्स के खिलाफ जो उन्होंने बोला था उसको उस किसी चीज को उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया गया, उसको अकोमोडेट भी नहीं किया गया। अब उसके बाद में हम लोग को जब पार्लियामेंट में मौका मिला, सारे अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स थे लोकसभा में या राज्यसभा में सवाल खड़े किए और देश के सामने आप तमाम लोगों ने देखा, मैंने भी बात किया था, हम लोगों ने बड़े बड़े सवाल खड़ा किए, उसका एक सवाल का भी जवाब उन्होंने दिया नहीं। ना ही अमित शाह जी थे, ना ही माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे, ना ही उनकी तरफ से जितने बोलने वाले सीनियर लीडर्स थे, कोई भी उसका जवाब नहीं दिया। आज हम लोग जो जेपीसी में और पार्लियामेंट में जो सवाल खड़ा किए थे, जो उठाए थे, जो हमारा वो लोग कंफ्यूजन ही जो बोल रहे थे उसको हम लोग बोल रहे थे आप क्लैरिफाई करोगे, जो जवाब नहीं आ रहा था उसी तरह के सवाल आज सुप्रीम कोर्ट उनके सामने खड़ा है। तो हम लोग उसमें वॉक बाय यूजर वाला एज इट इज रहेगा, कोई जमीन की नोटिफाई नहीं करेंगे करके उन्होंने लिखित में दिया है। दूसरा जो है ये बोर्ड्स और काउंसिल्स को हम लोग बिल्कुल रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे जब तक ये हियरिंग नहीं हो जाती, ये दिया है। तीसरा उसमें बाई एंड लार्ज कोर्ट के सामने ये बोला गया है एक हिसाब से वो स्टे ही है पूरे बिल पे कि भाई जब तक ये डिस्पोज नहीं हो जाता खेल हम इसमें कोई अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये उन्होंने अब कहा है। अगर उनके पास जवाब होते, अगर उनके पास आंसर होते, जितना उन्होंने गलत सलत फैलाए थे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए थे, तो उसको लेकर जवाब होते तो इनको लिखित में हमें देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज उस पर भी ये बैकफुट पे है। हम लोग क्योंकि गुजरात में ग्रासरूट लेवल से कांग्रेस पार्टी को बिल्डअप करने का काम शुरू किया, हमारा एआईसीसी सेशन हुआ, कई हमारे प्रोग्राम्स हमें चलने लगे। बिहार का चुनाव आने वाला है, वक्त पे बैकफुट पे वो जा रहे हैं लगातार, तो अब उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए जो है ये मेंडेटा पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू किया। ये दो बड़े मसले नेशनल लेवल के हैं। अब स्टेज पे आऊंगा तो चुनाव के टाइम पे मैं आपके सामने था, क्या इंटरव्यूज में भी हम लोगों ने बोले कि 8-9 साल है, जितने भी साल उनकी सरकार और प्लस गवर्नर रूल था, उसमें जितने धांधलियां हुई और स्टेटहुड की जो मांग है, ये दो बड़े मुद्दे हमारे सामने। एक नंबर वन जो स्टेटहुड की हम लोगों ने मांग की और उन्होंने खुद बोला है कि स्टेटहुड को देंगे। हम लोगों ने ये किया कि स्टेटहुड देना चाहिए, उसके साथ में ये अलग अलग स्टेट्स को जो स्टेटसेस दिए हैं, हिमाचल प्रदेश में दिए, आसाम में दिए, मेघालय दिए, मणिपुर दिए, उस तरीके से थोड़ा क्योंकि बॉर्डर स्टेट है इसको भी थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तीसरी बात हम लोगों ने कहा था कि फाइनेंशियल पैकेज भी देना चाहिए ताकि यहाँ की नई इंडस्ट्री को लाना है, नया डेवलपमेंट वर्क पे करना है, ऑनगोइंग डेवलपमेंट वर्क को पूरा कंप्लीट करना है, तो स्पेशल पैकेज की भी जरूरत है, फाइनेंशियल पैकेज की भी करके हम लोगों ने उससे पे बोला। अब ये सरकार बनी, इलेक्शंस हो गए, सरकार आ गई, उनकी सरकार बनी नहीं, कोएलिशन की सरकार बनी है, मजबूत सरकार बनी है। अब इसमें स्टेटहुड देने में उनको डिले क्यों कर रहे? हमने तो कहा था, उन्होंने अनाउंस किया था, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, अमित शाह जी ने भी किया, गृह मंत्री ने भी, तो स्टेटहुड क्यों नहीं दे रहे? ये हमारी रियासत, हमारा हक करके हमारी पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में एक मुहिम छेड़ी गई। हमारे लीडर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में गए, लोगों को इकट्ठा किए, वहां पे अपनी बात रखी और सरकार से लगातार डिमांड करने का काम कर रहे हैं। तो ये डिमांड लगातार हम लोग करते रहेंगे, उसके खिलाफ उसके लिए लड़ते रहेंगे और पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने बात उठाने की, अलग अलग बिल्स में बात उठाने की कोशिश की। कश्मीर की जब बात आई, बजट की बात आई, उस टाइम पे भी हम लोगों ने कहा, कई स्टेट्स का जब बजट आया तो जब कश्मीर का जिक्र हम लोगों ने किया। हमारे मीटिंग्स में हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किए कि स्टेटहुड का डिमांड बरकरार रहेगा, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से दबाव डालेंगे वो स्टेटहुड देने के लिए। हमारे अध्यक्ष जी भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को इन दिनों चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। और अहमदाबाद में हमारा एआईसीसी का जो सेशन था उसमें भी जो है रेजोल्यूशन में हम लोगों ने इंक्लूड किया है कि फुल स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में मिलना चाहिए। वहाँ की आवाम को सिर्फ चुनाव करके सरकार बना देकर फिर इनडायरेक्टली गवर्नर के थ्रू वहाँ पे रूल करने का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फुल फ्लेज स्टेटहुड देना चाहिए करके हमारे रेजोल्यूशन में। या नहीं तो टेलीविजन चैनल्स पे जम्मू कश्मीर की बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार क्लेम करने की कोशिश करती है कि यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो गई। वो ये बार बार क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि सुख शांति में लोग जी रहे हैं, बहुत तरक्की हो रही है। तो हम लोगों को जब आंकड़े उनसे पूछते हैं तो उनके पास आंकड़े नहीं होते, कई बार तो झूठ भी बोल देते हैं। तो इनसे हम लोग पूछना चाह रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो 2023 से मिलिटेंसी लगातार कैसा बढ़ती गई? यहाँ पे 2 मेजर इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हुए हैं,
जिसमें 5 हमारे जवान को मारे थे, उसमें एक जेसीओ भी थे, 4 पुलिसमैन की इंजुरीज हुई थी। उसके अलावा हमारे 50 लोग जो हमारे पुलिस है, आर्मी पर्सनल्स हैं, जवान हैं, उसमें से 50 लोग हमारे मारे गए। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारे आर्मी, बीएसएफ, ये सभी बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, ये डट के खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर को के लोगों को इलाज देने का काम कर रहे हैं और उनको सुख शांति से जीने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जिसके अंडर आर्मी है, जिसके अंडर बीएसएफ है, जिसके अंडर सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी है, जो होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो आर्मी है, जो वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो ये मैं आंकड़े दे रहा हूँ, फिर ये क्यों हो रहा है? तो इसके लिए जिम्मेदार तो वही लोग हैं, उनको जवाब देना चाहिए। गलत जवाब देके, गलत आंकड़े देके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। जो असली हकीकत है अपने जमीन पे है, उसको जो है अपने दिमाग में रखते हुए उनको जवाब देना चाहिए कि आखिरकार मिलिटेंसी जम्मू रीजन में पूरा क्यों बढ़ रही, कश्मीर में बढ़ रही, सब जगह भी मुझे पता चला कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो उन्होंने फैल रही, तो क्यों फैल रही, कैसा फैल रही, ये लोग कर क्या रहे हैं जो बड़े बड़े दावे करने वाले। गाँव, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर शहर, हर गाँव, हर मोहल्ला, हर बूथ में पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। हमारा मानना ये है, हमारी एक नेशनल पार्टी है, पुरानी पार्टी है, देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है, और देश के लिए जो ख्वाब देखे थे आज़ादी के आंदोलन के हमारे रहनुमा सब, तो उसको रियलाइज करने के लिए, उसको उस तरीके के हिंदुस्तान बनाने के लिए अगर कोई पार्टी सक्षम है देश में, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। उतार चढ़ाव होता है, चुनाव जीतना हारना होता है, लेकिन लगातार हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करना है, मेहनत करना है। उस राह में पूरे हिंदुस्तान में हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं। बहुत मंथन हुआ है सीनियर लीडरशिप का, नए तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और मजबूती देने के लिए वो एक्सपेरिमेंट हम जम्मू कश्मीर में भी करेंगे, और पूरी तरह से हम मजबूत करने के लिए पूरी सीनियर लीडरशिप, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन लीडरशिप सबको कॉन्फिडेंस में लेके एक आने वाले दिनों में मजबूती से काम करने के लिए, पार्टी को खड़ा करने के लिए हम लोग सारे एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे।